हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम द क्रिप्टिक सर एंड बेटा आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। अब बेटा यहाँ पर नाम है इसका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा बेटा, एंडो एंड मेम्ब्रेन। तो ये है क्या? तो मेम्ब्रेन का बना हुआ एक ऐसा सिस्टम जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है और ये चार चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें पहला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा आता है गोल्जी अपरेटस, तीसरा बेटा लाइसोम और चौथा आता है वैक्यूल। इन चार ऑर्गेनल्स को क्यों एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट बोल रही हूँ? क्योंकि ये जो होते हैं सारे के सारे कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास और भी दूसरी ऑर्गेनल तो हैं, जैसे कि हमारे पास पेरोक्सिसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और क्या होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट क्यों नहीं है? तो बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होने के लिए एक ही कंडीशन है कि इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। और ये अगर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है तो दैट मीन्स कि इनका फंक्शन जो है इट इज़ नॉट कोऑर्डिनेटेड। तो फंक्शन इज़ नॉट कोऑर्डिनेटेड, फंक्शन इज़ नॉट कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम नहीं करते हैं। ठीक है। अब अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात कर लें तो बेटा आपके पास चार ऑर्गेनल्स आ रही हैं इसमें, जिसमें सबसे पहली जो ऑर्गेनल है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये तो है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है। अब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के बाद जो आता है स्ट्रक्चर दैट इज, या उसकी मेम्ब्रेन के आगे की तरफ से जो स्टार्ट हो जाता है उसको आप नाम दे देते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये पूरा पार्ट जो है वो क्या है? दिस एंटायर पार्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला पार्ट। ठीक है। ये भी क्या है? ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है। ये वाला पार्ट भी क्या है? ये भी पूरा का पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ चीज़ों को बनाता है, जैसे प्रोटीन्स बनाएगा या लिपिड्स बनाएगा। ठीक है। अब वो जो प्रोटीन्स या लिपिड बनाता है उनको छोटे छोटे वेसाइकल्स में, देखो ये छोटे छोटे वेसाइकल्स हैं, ये छोटे छोटे वेसाइकल है, इसमें उनको भर कर नेक्स्ट ऑर्गेनल के पास भेजता है और उस अगली वाली ऑर्गेनल का नाम है गोल्जी अपरेटस। ठीक है। तो जो वेसाइकल्स होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपरेटस की तरफ मूव करते हैं उनको आप ट्रांजिशनल वेसिकल्स बोलते हो। ये ट्रांजिशनल वेसिकल सीधा सीधा जाकर गोल्जी अपरेटस के एक फेस पे फ्यूज़ करते हैं, गोल्जी अपरेटस के थ्रू वो मूव करते हैं और दूसरे फेस से देखो मॉडिफाई होकर निकल रहे हैं, आप बोल सकते हो पैकेजिंग होकर निकल रही है। पैकेज होने के बाद ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बाहर निकले, छोटे छोटे वेसाइकल्स बाहर निकले हैं, या तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जब चले जाते हैं या कुछ इंट्रा सेलुलर लोकेशंस पे चले जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है और कहाँ उसको भेजा जाना है। उसी तरीके से और क्या होता है बेटा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कुछ एंजाइम्स बनाने का भी काम करती है। वो एंजाइम्स भी छोटे छोटे ट्रांजिशन वेसिकल्स में भरा जाता है, उसको फिर गोल्जी अपरेटस के पास भेजा जाता है और गोल्जी अपरेटस उन एंजाइम्स को पैकेजिंग करती है और पैकेजिंग करके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम होता है लाइजोसोम। इसका नाम क्या बेटा? लाइजोसोम। ठीक है। और लाइजोसोम तो बना कैसे है? एज अ रिजल्ट ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी अपरेटस। लेकिन लाइजोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स है वो किसने बनाया है? तो वो बनाया है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। ठीक है। उसके बाद ये ये गोल्जी अपरेटस होता है, ये छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे से वेसाइकल्स बनाता है। छोटे छोटे से वेसाइकल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं, दे कोएलेस टुगेदर, फ्यूज़ करते हैं। फ्यूज़ करते 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 एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बनना तैयार हो जाता है। अब जब ये फ्यूज़ कर रहा है तो उस समय पे क्या होगा बेटा कि ये जो कॉमन वॉल है इसके बीच की, ये डिसअपेयर होना चालू हो जाती है। ये जो कॉमन मेम्ब्रेन है वो डिसअपेयर होना चालू हो जाती है और एट द एंड आपको एक बड़ा सा स्ट्रक्चर मिलता है, एक बड़ा सा वैक्यूल मिलता है, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर मिलता है जिसको आप नाम दे देते हो वैक्यूल। ठीक है। तो वैक्यूल कैसे बना है बेटा? जो गोल्जी अपरेटस के छोटे छोटे साइकिल्स निकले हैं वो साइकिल्स आपस में फ्यूज़ हुए और फ्यूज़ करने के बाद वो वैक्यूल का रूप ले लेते हैं। ठीक है। अब तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि चारों ऑर्गेनल्स का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है। अब अगर हम एक एक करके सभी ऑर्गेनल्स को पढ़ना चालू करें तो हमारे पास सबसे पहली ऑर्गेनल आती है जिसको आप नाम दे रहे हो बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक, और दूसरा कंपोनेंट क्या है बेटा? दूसरा पार्ट ऑफ द नेम इज रेटिकुलम। रेटिकुलम का अपने आप में मतलब होता है नेटवर्क, इट इज़ अ नेटवर्क। तो यहाँ पे देखो इट इज़ अ नेटवर्क या फिर रेटिकुलम ऑफ व्हाट? टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, छोटे छोटे ट्यूब्यूल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसका एक नेटवर्क बनता है साइटोप्लाज्म के अंदर।
उसी को आप क्या नाम देते हो बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दे देते हो। ठीक है, अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इंट्रासेलुलर स्पेस के, मतलब जो सेल है उसके अंदर वाले स्पेस को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है। देखो जैसे कि ये जो है वो पार्ट है, वो स्पेस है जो मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर की तरफ प्रेजेंट है। इसके अलावा इसके बाहर वाला जितना स्पेस है वो दूसरा कंपार्टमेंट हो गया। तो ये जो स्पेस जो मेम्ब्रेन ने अपने अंदर एनक्लोज कर रखा है इसको आप नाम देते हो बेटा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, और जो इसके अलावा बाहर बचा उसको आप नाम दे देते हो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, जिसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है या फिर जहाँ साइटोप्लाज्म होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इट डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में डिवाइड करेगा। एक कंपार्टमेंट का नाम है बेटा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, दूसरे का नाम है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। जो ल्यूमिनल कंपार्टमेंट है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की तरफ प्रेजेंट है, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म ही है और कुछ नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने तरीके का होता है, तो बेटा दो तरीके का होता है। एक को आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हो और दूसरे को बोलते हो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि दिखते कैसे हैं, अगर आप एक एंडो या क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ जनरेट करो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दिखने में रफ होता है, इसलिए उसका नाम भी पड़ा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दिखने में स्मूथ होता है, इसलिए उसका नाम पड़ा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात ये आती है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दिखने में रफ क्यों है, क्योंकि उसकी सरफेस पे राइबोसोम्स पड़े हैं, और राइबोसोम्स जो अटैच्ड है उसकी वजह से उसको उबड़ खाबड़ सा अपीयरेंस मिलता है, रफ अपीयरेंस मिलता है। दूसरी तरफ जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस पे कोई भी राइबोसोम नहीं होता, इसलिए वहाँ पर एक स्मूथ अपीयरेंस देखने को मिलता है। नाउ जो फंक्शन क्या होता है बेटा इस एंडो ये ईआर का, अगर हम आर की बात करें तो उसके ऊपर राइबोसोम्स है, तो बेटा राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना, तो प्रोटीन बनाना एक इसका काम हो गया। दूसरा बेटा बहुत सारे ये एंजाइम्स भी बनाता है, किसके लिए बनाता है एंजाइम्स, तो बेटा लाइजोम्स के लिए एंजाइम बनाने का काम करता है। एंजाइम्स भी 99% ऑफ द एंजाइम्स भी तो नेचर में प्रोटीन्स ही होती हैं, तो उनको कौन बनाएगा, राइबोसोम बनाएंगे। और वो कौन सा राइबोसोम है जो लाइजोम्स के एंजाइम बनाएंगे बेटा, वो राइबोसोम्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पड़े हैं। ठीक है, इसके अलावा कहाँ ज़्यादा देखने को मिल जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेजर काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। अब जो सेल ज़्यादा प्रोटीन बना रही होगी वहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ लिखा भी है कि इट इज़ एक्सटेंसिवली प्रेजेंट इन द सेल्स इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। जो सेल्स सिक्रीशन और प्रोटीन सिंथेसिस में ज़्यादा इन्वॉल्व है वहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा एक्सटेंसिवली देखने को मिलता है, ज़्यादा देखने को मिलता है। और दूसरी चीज़ जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका क्या काम है, तो बेटा ये लिपिड को बनाने में हेल्प करेगा, और कुछ स्टीरॉयडल हार्मोन्स को बनाने का भी काम कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है बेटा, आपको यहाँ याद रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का। दूसरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है वो इंट्रा सेलुलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की तरफ पार्ट होता है उसको आप बोलते हो बेटा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, और जो उसके बाहर बचा हुआ पार्ट होता है उसको आप बोलते हो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। दो तरीके का होता है, एक को आप आर बोलते हो, एक को SER बोलते हो। आर दिखने में रफ होता है, SER दिखने में स्मूथ होता है। आप आर दिखने में रफ क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम है। SER दिखने में स्मूथ क्यों, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम नहीं है। फंक्शन में बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होगा प्रोटीन बनाना, लाइसोम्स के लिए एंजाइम्स बनाना, और ये उन सेल्स में ज़्यादा पाया जाएगा जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है लिपिड बनाना या फिर स्टीरॉयडल हार्मोन्स को बनाना। इतना आपको याद रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकेंड ऑर्गेनल आती है उस सेकेंड ऑर्गेनल का नाम है गोल्जी अपरेटस। द सेकेंड ऑर्गेनल इज द गोल्जी अपरेटस, जिसको आप शॉर्ट में GA भी बोल सकते हो। ठीक है, अब ये किसने सबसे पहले डिस्कवर करी थी, तो बेटा कैमिलो गोल्जी ने। कब डिस्कवर करी थी, 1898 में। और इसी के नाम के बेसिस पर इस ऑर्गेनल का नाम क्या रखा, गोल्जी अपरेटस रखा। है क्या, तो बेटा ये एक डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। ठीक है, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर अगेन एक नेटवर्क है जो कि न्यूक्लियस के पास पाया जाएगा। और ये
तीन चीज़ों से बना होता है मेजरली, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स होती है, लेकिन सिस्टर्नी वाला पार्ट सबसे ज़्यादा होता है। और सिस्टर्नी क्या होती है? फ्लैट डिस्क जैसी स्ट्रक्चर होती है, डिस्क शेप्ड सैक, डिस्क शेप्ड थैले होते हैं। तो मतलब कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ नहीं बनाते, यहाँ बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं, फ्लैट डिस्क जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके डायमीटर की, तो ये जो सैक है इसका डायमीटर, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डायमेंशन वो कितना है, तो इसके भी लिए बताया जाता है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसके अलावा बेटा सिस्टर्नी एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड होती हैं, जैसे आप देख पा रहे हो, ये सिस्टर्नी, उसके बाद ये सिस्टर्नी, उसके बाद ये सिस्टर्नी, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड है। एंड नंबर ऑफ सिस्टर्नी जो होती है वो वेरी करेगी फ्रॉम गोल्जी अपरेटस टू गोल्जी अपरेटस। हो सकता है किसी में बेटा 3 सिस्टर्नी हो सकता है किसी सेल में 4 सिस्टर्नी हो सकता है किसी सेल में 5 सिस्टर्नी हो, तो नंबर वेरी करेगा सिस्टर्नी का। और जो सिस्टर्नी होती है वो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड होती है नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास कॉन्सेंट्रिक मैनर में अरेंज्ड होती है। कॉन्सेंट्रिक मतलब कि उसका सेंटर रेडियस तो डिफरेंट होगा लेकिन सेंटर सेम होगा, तो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होगी। इसके अलावा इसके 2 फेसेस होते हैं। क्या कितने फेसेस होते हैं बेटा? 2 डिस्टिंक्ट, 2 अलग अलग फेसेस होते हैं। एक को आप बोलते हो सिस फेस, दूसरे को आप बोलते हो ट्रांस फेस। सिस फेस को और क्या बोला जाता है बेटा? फॉर्मिंग फेस। और ट्रांस फेस को क्या बोला जाता है? मैच्योरिंग फेस। सिस फेस का शेप कैसा होता है? तो बेटा कॉन्वेक्स होता है। और ट्रांस फेस का शेप कैसा होता है बेटा? कॉनकेव फेस होता है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के से दूर की तरफ होता है। तो मान लो कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई भी चीज़ जाती है तो वो गोल्जी अपरेटस के पास जाती है। अब गोल्जी अपरेटस के कौन से फेस पर आती है? तो बेटा ये इस वाले फेस पर। अब ये जो फेस है, इस फेस को आप क्या बोल रहे हो बेटा? इस फेस को आप बोलते हो सिस फेस। और इसके ऑपोजिट जो फेस है ये वाला, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो बेटा ट्रांस फेस। अब ये सिस फेस जो होता है ये दिखने में कैसा है? कॉन्वेक्स है। ट्रांस फेस दिखने में कैसा है बेटा? कॉनकेव फेस है। देखो सिस फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है और ट्रांसफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से थोड़ा दूर होता है। इसके अलावा सिस और ट्रांसफेस दोनों स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं लेकिन आपस में समहाउ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं जिसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। और इसके अलावा बेटा गोल्जी अपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही रहता है। दे रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा क्यों बोला है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी चीज़ आएगी बनकर वो कहाँ जाना है? उसको गोल्जी अपरेटस के पास जाना है। अब गोल्जी अपरेटस दूर हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो किस तरीके से जो प्रोसेस होगा वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए बेटा पास पास एफिनिटी ज़्यादा होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस के बीच में। अब काम क्या होता है यहाँ पर? तो बेटा यहाँ पर सिंपल सा काम है इसका कि ये प्रोटीन्स देखो ER का काम क्या है? प्रोटीन बनाना, लिपिड बनाना। तो ये जो भी प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाई है उसको गोल्जी अपरेटस क्या करेगी? मॉडिफाई करेगी। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो चीज़ बनाई है, मान लो प्रोटीन बनाया है, लिपिड बनाया है, उसको पता नहीं है ना जाना कहाँ है। उसको सेल के अंदर ही रहना है, उसको न्यूक्लियस के पास जाना है, या उसको माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाना है, उसको क्लोरोप्लास्ट के पास जाना है, या फिर उसको सेल के बाहर किसी जगह पर जाना है ना? तो उसको पता नहीं है कहाँ पे। जब तक वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के निकला है तब तक उसको पता नहीं होता कहाँ जाना है। लेकिन जब वो गोल्जी अपरेटस के पास जाता है तो गोल्जी अपरेटस उसकी क्या कर देता है बेटा? पैकेजिंग कर देता है। और पैकेजिंग के बाद उसको पता चल जाता है कि जाना कहाँ पर है। तो वो बेटा पैकेजिंग के बाद इंट्रा सेलुलर लोकेशंस पे भी जा सकता है या फिर सेल के बाहर भी सिक्रीट किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरीके से ये चीज़ होती है। तो ये जो गोल्जी अपरेटस होता है ये मटेरियल्स को रिसीव करता है। कहाँ से रिसीव करता है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किस फॉर्म में रिसीव करता है? वेसाइकल्स की फॉर्म में। कौन से फेस पर रिसीव करता है बेटा? सिस फेस पे। तो अगर आप बोल रहे हो दिस इज सिस फेस, तो सिस फेस पे रिसीव किया जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाला प्रोडक्ट। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? कोई भी प्रोडक्ट है उसको छोटे छोटे वेसाइकल्स में भर के किसको दे देता है बेटा? गोल्जी अपरेटस को दे देता है। अब गोल्जी अपरेटस में जाकर ये जो भी प्रोडक्ट है वो मूव करता है किसकी तरफ? ट्रांसफेस की तरफ। और ट्रांसफेस से फिर निकलता है छोटे छोटे वेसाइकल्स की फॉर्म में। अब जब वेसाइकल्स की फॉर्म में निकलता है तो हम बोल देते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो पैकेज हो चुका है। अब प्रोडक्ट या तो कहाँ जा सकता है? या तो ये जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, या फिर कहाँ जाएगा? इंट्रा सेलुलर स्पेस में ही रहेगा कहीं पे।
आगे क्या लिखा है कि मटेरियल्स जो मूव करता है फ्रॉम द सिस्टर, मटेरियल्स मूव थ्रू द सिस्टर्नी एंड टुवर्ड्स द ट्रांसफेस, कि जो भी मटेरियल है जो सिस पे आया है वो ट्रांसफेस की तरफ मूव करेगा, पैकेज होके बाहर निकलेगा, बाहर निकल के वो इंटरसेलुलर लोकेशंस पे भी जा सकता है, सेल के बाहर भी सिक्रीट किया जा सकता है। अगर आप इस डायग्राम की बात करो तो इस डायग्राम में बेटा ये जो फेस है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये जो फेस है, ये वाला पर्टिकुलर जो फेस है, इसको आप बोल रहे हो सिस फेस, और जो दूसरा सब साइड वाला फेस है इसको आप बोल रहे हो क्या, ट्रांसफेस, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोडक्ट आया वो एक छोटे वेसाइकल में पैक होकर आया। अभी वेसाइकल जो होगा वो सिस स्पेस पर जाकर फ्यूज़ होगा, और ये सिस फेस फिर यहाँ से ये प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसफेस की तरफ मूव करेगा। ट्रांसफेस की तरफ मूव करते करते ये ट्रांसफेस से एक छोटे से वेसाइकल के अंदर पैक होकर बाहर निकलेगा। अब जब पैक होकर बाहर निकलेगा तो आप बोल दोगे कि पैकेजिंग हो चुकी है, ठीक है। तो ये है बेटा आपका गोल्जी अपरेटस। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा और ऑर्गेनल्स की, तो उसमें एक आता है लाइसोसोम और दूसरा आता है वैक्यूल। लाइसोसोम एंड वैक्यूल, तो लाइसोसोम जो है वो भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, और वैक्यूल जो है वो भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही पार्ट होता है। देखो समझो इसको। अब अगर हम लाइसोसोम की पहले बात कर ले तो बेटा है क्या ये, तो एक मेम्ब्रेन से बाउंड वेसिकल होता है जो बना कब है, इट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी अपरेटस। जो गोल्जी अपरेटस में पैकेजिंग होती है उसके बाद कुछ वेसाइकल्स जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, वो वेसाइकल्स क्या कहलाने लग जाते हैं बेटा, वो वेसाइकल कहलाने लगते हैं लाइसोसोम्स, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर कि आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने छोटे से वेसाइकल में कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भेजे। अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को कहाँ जाना पड़ता है, गोल्जी अपरेटस के पास जाना पड़ता है। सिस फेस से फ्यूज होगा, ट्रांस फेस से ये पैकेज होकर निकलता है। अब पैकेज होकर जब निकलेगा तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, और इसी वेसाइकल को आप क्या बोलोगे, लाइसोसोम बोलोगे, ठीक है। तो लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, तो बेटा लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि उसके अंदर लाइपेज हो सकता है, उसके अंदर प्रोटीएज हो सकता है, उसके अंदर बेटा कार्बोहाइड्रेज हो सकता है, उसके अंदर और क्या हो सकता है बेटा, न्यूक्लियस हो सकता है। अब जो लाइपेज होता है उसका काम क्या होता है, लिपिड्स को डिग्रेड करना। प्रोटीएज का काम क्या है, प्रोटीन को डिग्रेड करना। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या बेटा, कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड करना। और न्यूक्लियस का काम होता है न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करना। तो ये अलग अलग एंजाइम्स के रोल्स होते हैं कि कौन सा एंजाइम किसको डिग्रेड करने में हेल्प करता है। अब ये एंजाइम ऐसा नहीं होता कि जो लाइसोसोम अभी नया नया बना है इसमें एंजाइम सारे के सारे एक्टिव फॉर्म में होंगे, नहीं, एक्टिव नहीं होते। एक्टिव करने के लिए पीएच कैसा चाहिए बेटा, एसिडिक पीएच चाहिए, ठीक है। अब एसिडिक पीएच कैसे आएगा, तो मान लो ये आपके पास लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर क्या है बेटा, लाइसोसोम के अंदर है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अभी जो लाइसोसोम अभी बना है इसके अंदर जितने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं ये कैसे हैं, नॉन फंक्शनल है, अभी फंक्शन नहीं कर सकते, इनएक्टिव हैं। एक्टिव कैसे करोगे बेटा, एक्टिव करने के लिए क्या था पीएच चाहिए, एसिडिक पीएच चाहिए। एसिडिक पीएच के लिए क्या करोगे, अंदर की तरफ प्रोटॉन्स को पंप करोगे, बाहर से किसको प्रोटॉन पंप करोगे बेटा, प्रोटॉन्स को। अब जब प्रोटॉन्स को पंप करोगे तो इसके अंदर के जो एंजाइम्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, फंक्शनल हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे बेटा, एक्टिव हो जाएंगे। अब काम कर पाएंगे, डिग्रेड कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है, ये सारा चीज़ है बेटा लाइसोसोम के बारे में। इतना याद रखना है कि जब गोल्जी अपरेटस में पैकेजिंग होती है तो उसी का एक प्रोडक्ट होता है लाइसोसोम। इसके अंदर कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं और वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एक्टिव एसिडिक पीएच पर ही एक्टिव होते हैं। जो पहली नया नया एंजाइम लाइसोसोम बना है जिसको आप प्राइमरी लाइसोसोम भी कहते हो, वो उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो कैसे हैं, नॉन फंक्शनल है या इनएक्टिव होते हैं। इनको एक्टिव करना है तो क्या सा पीएच देना है, एसिडिक पीएच देना है। एसिडिक पीएच देने के लिए अंदर क्या पंप करना पड़ेगा, लाइसोसोम के प्रोटॉन्स। जैसे ही प्रोटॉन्स पंप करोगे अंदर का पीएच कम होने लगेगा, एसिडिक होने लगेगा, एंजाइम्स कैसे हो जाएंगे, फंक्शनल या फिर एक्टिव एंजाइम हो जाएंगे, और फिर जो भी फंक्शन होता है वो करेगा। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल क्या है, एक सिंगल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर है, और उसकी जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है उसको नाम क्या देते हैं, टोनोप्लास्ट नाम देते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर बेटा वाटर है, सैप है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, और कुछ ऐसे दूसरे मटेरियल जो प्लांट को नहीं चाहिए वो सब कहाँ रख देता है, वैक्यूल में रख देता है। अब प्लांट की अगर बात करें तो बेटा प्लांट्स में वैक्यूल प्रेजेंट होता है। वैक्यूल में अगर बात करो प्लांट की तो आपने पहले ही पढ़ा है कि प्लांट में ये प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर आप बात करो एनिमल्स की तो एक मैच्योर एनिमल सेल में ये वैक्यूल एब्सेंट होता है। अब जब प्लांट की बात करें तो बेटा प्लांट सेल में ये 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल को ऑक्यूपाई करता है।
ठीक है। जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की, उसको आप टोनोप्लास्ट बोलते हो, और टोनोप्लास्ट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कराता है आयंस का। ठीक है, कहाँ से कहाँ? तो बाहर से अंदर की तरफ। बाहर से अंदर की तरफ मतलब क्या है बेटा कि अगर ये वैक्यूल है, इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है, कोई भी चीज़ होगी उसको ये बाहर से अंदर की तरफ पंप कराएगा। तो यहाँ लिखा भी है क्या, द टोनोप्लास्ट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आयंस एंड अदर सब्सटेंस इनटू द वैक्यूल, मेंटेनिंग हायर कंसंट्रेशन देयर देन दैट इन द साइटोप्लाज्म। कि साइटोप्लाज्म में जितना कंसंट्रेशन है उससे कहीं ज़्यादा कंसंट्रेशन कहाँ होता है बेटा चीज़ों का, सब्सटेंसेस का? वैक्यूल में। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, वैक्यूल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसके बावजूद भी टोनोप्लास्ट अलाउ करता है साइटोप्लाज्म से चीज़ों को वैक्यूल में भेजने के लिए। अब आपने पढ़ा है बेटा, जब भी कोई चीज़ लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे तो किस तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या एनर्जी चाहिए? यस, एनर्जी चाहिए। यहाँ एनर्जी लगती है। ठीक है, तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चीज़ों को, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराना कौन कराता है? टोनोप्लास्ट कराते हैं। अब जो वैक्यूल होते हैं वो डिफरेंट तरीके के होते हैं। बैक्टीरियल सेल जब आपने पढ़ी थी तो वहाँ पे गैस वैक्यूल पढ़ा था, जिसको आप स्यूडो वैक्यूल बोलते हो। लेकिन इसके अलावा जितनी यूकेरियोटिक सेल है उसमें अलग अलग तरीके की वैक्यूल्स पाई जाती है। जैसे कि अमीबा अगर आपने पढ़ी है तो अमीबा में एक वैक्यूल होता है जो इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, और एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में दोनों में हेल्प करता है। ठीक है, प्रोटिस्ट की अगर बात कर लें तो अमीबा भी एक प्रोटिस्ट ही होता है, तो उसमें एक और तरीके का वैक्यूल पाया जाता है जिसको आप फूड वैक्यूल बोलते हो। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, ये कहाँ पाए जाते हैं बेटा? प्रोटिस्टा के मेंबर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बेटा ये है वैक्यूल। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है क्या कि जो भी, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या देखा आपने कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दो तरीके का होता है। एक जिसके ऊपर राइबोसोम होता है उसको आप बोल देते हो बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर वैक्यूल नहीं है उसको आप बोलते हो बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब कोई भी चीज़ कौन बना रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है, चाहे वो लिपिड बना रहा हो चाहे वो प्रोटीन बना रहा हो। लिपिड या प्रोटीन जो बन रही है उसको पता नहीं है जाना कहाँ है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको छोटे छोटे ट्रांजिशनल वेसिकल्स में बंद करता है और उसको किसके पास भेजता है? गोल्जी अपरेटस के पास भेजता है। गोल्जी अपरेटस किस स्पेस पर फ्यूज़ होता है? ट्रांसफेस से निकलता है। ट्रांसफेस से जब निकलता है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं प्रोडक्ट में, और इसके अलावा वो प्रोडक्ट जो होता है पैकेज हो जाता है। अब पैकेज होने के बाद या तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जा सकता है या इंटर सेलुलर स्पेस में रहता है ना। और कभी कभार क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बना रहे हैं लाइसोम्स के लिए। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को एक वेसाइकल में बंद करके भेजा जाएगा गोल्जी अपरेटस के पास, फिर वो ट्रांसफेज से पैकेज होकर निकलेगा, और पैकेज होकर जो वेसिकल निकलता है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं उसको आप क्या नाम दे देते हो? लाइसोम्स नाम दे देते हो। इसके अलावा कुछ बहुत सारे छोटे छोटे वेसाइकल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ करके एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल बना लेते हैं। तो ये चीज़ आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में देखने को मिल जाती है। तो यही था बेटा आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें आपने 4 ऑर्गेनल्स पढ़ी टोटल, और कितने, और ये भी पढ़ा कि किस तरीके से ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है जिसको आप नाम देते हो माइक्रो बॉडीज़। देखो बेटा, ये माइक्रो बॉडीज़ जो होती है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से अलग होता है। ठीक है, अभी क्या होती हैं? बहुत सारी छोटी छोटी, दे आर माइन्यूट वेसिकल्स, बहुत छोटी छोटी वेसाइकल्स होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, एक ही मेम्ब्रेन से कवर्ड है, जिसको आप क्या बोल देते हो? माइक्रो बॉडीज़ बोल देते हो। इसके अंदर क्या है? बहुत सारे एंजाइम्स हैं। ठीक है, और ये प्लांट्स में भी पाया जा सकता है और एनिमल्स में भी पाया जा सकता है। माइक्रो बॉडीज़ प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। 3 एग्जाम्पल आपको यहाँ याद रखने हैं माइक्रो बॉडीज़ के। एक एग्जाम्पल बेटा पैरोक्सिसोम होता है, दूसरा एग्जाम्पल ग्लाइकोसिसोम्स होते हैं, और तीसरा एग्जाम्पल होते हैं स्फीरोसोम्स। ठीक है, अब यहाँ पे पैरोक्सिसोम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैरोक्सिसोम आप पढ़ोगे फोटो रेस्पिरेशन में, जो C2 साइकिल होती है उसमें पैरोक्सिसोम का रोल होता है। पैरोक्सिसोम के अंदर C2 साइकिल के टाइम पर एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको आप बोलते हो बेटा H2O2। H2O2 बनता है जिसको आप क्या नाम देते हो? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब C2 साइकिल के टाइम पर बिकॉज इसमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है, इसलिए इस ऑर्गेनल का नाम क्या पड़ गया? पैरोक्सिसोम पड़ जाता है। ठीक है, तो माइक्रो बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि माइक्रो बॉडीज़ छोटी छोटी मेम्ब्रेन बाउंड है। कितनी मेम्ब्रेन बाउंड है बेटा? इट इज़ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। सिंगल मेम्ब्रेन, एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है जो इसको सराउंड करके रखती है, कवर करके रखती है। ठीक है, और ये इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक तो नहीं लेकिन हाँ एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये माइक्रो बॉडीज़ प्लांट्स में भी पाई जा सकती है और एनिमल सेल्स में भी पाई जा सकती है।
3 तरीके के एग्जाम्पल यहाँ लिखवा दिए बेटा, पैरोक्सिसोम, ग्लाइकोसिसोम एंड स्फीरोसोम्स। पैरोक्सिसोम आपको याद रखना है, क्यों? क्योंकि C2 साइकिल के टाइम पर एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको आप H2O2 बोलते हो, और इस H2O2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हो, और बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, पेरोक्साइड बनता है, इसलिए ऑर्गेनल का नाम रख दिया पैरोक्सिसोम। ठीक है, तो ये था बेटा आज के लेक्चर के बारे में, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में एंड माइक्रो बॉडीज़ के बारे में। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। टिल देन बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आप अपना रिवीजन कंटिन्यू रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।